नमस्कार दोस्तों। मरने वाली नजर ने ही जिंदा रखा मुझको, सितम समझूं या उनका ये करम ठहरा। हादसे बे इख्तियार हुआ करते हैं, सुन रखा था पल वसा, समझा जिसे वो आतिश ठहरा। हर कोई शामिल था मेरे खिलाफ साजिश में, मुझे किसी से नहीं कोई सिकवा ठहरा। कमोवेश आज यही हालात और ये साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों के दौर पे हम आपसे बात करते हैं। और जब ये बात करते हैं तो आपसे निश्चित रूप से एक डिस्कस ये करना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा। जब होता है, एक साजिश होती है, तो इसको समझना पड़ेगा। दो घटनाएं हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। एक, कल राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में एक बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ रैली करी। पिछले 1.5 दशक में यह पहली रैली है जो चुनावी नहीं थी, बल्कि मुद्दों को लेकर थी, जनता की समस्याओं को लेकर थी, उन सारी बातों को लेकर थी जिनसे जनता जूझ रही। आम लोगों की बातें थी, व्यापारियों की बातें थी, छोटे उद्योगों की बातें थी, सबकी बातें। और इसमें राहुल गांधी ने जब तमाम प्रोडक्ट्स के जो महंगे हुए हैं उनके दाम गिनाने शुरू किए, तो तमाम तेल के, इसके उसके जब गिना रहे थे कि ये इतने रुपए लीटर, इतने रुपए लीटर, इतने रुपए लीटर, उसी में बीच में आटा आया। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। और जब आटा का उन्होंने बताया तो वो भी गलती से वो लीटर बोले, लेकिन तुरंत उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और बोला कि केजी। लेकिन क्या होता है, यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बैठे थे, बाकी घबराए हुए थे, उनके नेता घबराए हुए थे। लेकिन जैसे ये गलती होती है तो उसे ट्वीट करने लगते हैं और ट्रोल करने लगते हैं और जाने क्या क्या, उसको काट देते हैं केजी वाला सब, सिर्फ उतना रखते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। आपको याद होगा 2017 में राहुल गांधी ने इसी तरीके से गुजरात की रैली में बोला था और बोला था, किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। था कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने 3 बार कहा कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। तो उन्हें नरेंद्र मोदी के शब्द वाली बात काट दी, सिर्फ इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, इस तरह से। तो एक तो यह है कि साजिशें ये होती। दूसरा, कल एक टाटा सन्स के समूह के जो है चेयरमैन रहे थे साइरस मिस्त्री, उनकी कल एक हादसे में, सड़क हादसे में मौत हो गई। अब सवाल यह है कि वो मौत थी या कुछ और था, इस पर सवाल उठता है। और वह भी एक साजिश भी हो सकती है। इन सारे विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसी पर आता है कि आखिर हुआ क्या था। तो पहले तो एक जान लीजिए कि साइरस मिस्त्री के साथ हुआ क्या। साइरस मिस्त्री जो है, एक मंदिर है उदवाड़ा में जो गुजरात में है, और वहां से वो लौट रहे थे और उनके साथ में जो है उनके टोटल कुल 4 लोग थे। और वो 4 लोग, एक उनकी दोस्त थी, डॉक्टर दोस्त हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, अनायता, वही गाड़ी चला रही थी, डॉक्टर अनायता पंडोले। और उसके साथ में उनके पति थे मिस्टर पंडोले। और पंडोले के साथ में एक और पंडोले थे जो उनके दोस्त हैं, जो ये अनायता के जो पति हैं दरियास पंडोले, वो जेम फाइनेंस के डायरेक्टर हैं, सीईओ, जो अनायता के पति हैं। और उसके अलावा जहांगीर दानिश पंडोले थे, जो साइरस मिस्त्री के साथ में उनके बगल में पीछे एक सीट पे बैठे थे। और ये मर्सिडीज कार थी, और ये मर्सिडीज कार जो थी
वो कार एक उससे टकराई, और कार नहीं थी, एसयूवी थी, और इसमें मर्सिडीज जीएलसी 220 ये मॉडल था उसका, और इस मॉडल की थी। तो 54 साल के साइरस मिस्त्री एक अच्छे बिजनेसमैन थे, और उन्होंने तो जब वो गाड़ी वहां से चली और उसके बाद में आने के बाद में उसका पालघर जिले में एक टोल नाके से जैसे वो 1 किलोमीटर करीब करीब चलते हैं और वहीं पे उनकी जो है मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि 1 किलोमीटर में अचानक एकदम से क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। और सब वहां पर 2 पुल हैं, एक पुल जो है नया पुल है और एक पुराना पुल है, और गाड़ी मैडम पुराने पुल के साइड से ले जाती है, और वहां पे जाके वो सीधे एक जाके पत्थर के उसमें जाके सीधे टकरा जाती है। शायद टकराती है या टकरवाई जाती है, इस पर मैं नहीं कुछ कहूं। तो जो चरोटी सूर्या नदी पर बना पुल है, उसमें जो चारों लोग सवार थे, तो उनमें 2 आगे के लोग नहीं मरते हैं, वो हल्के से घायल होते हैं, और उनके जो है बैलून खुले होते हैं, पीछे भी बैलून खुले होते हैं, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है उसको आपको समझने की जरूरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि साइरस मिस्त्री के शरीर के अंदरूनी अंगों में चोट आई थी, इसके कारण वो मर गए, जबकि जिसे मेडिकल टर्म में पॉली ट्रामा कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ के जो जहांगीर हैं, उनके सिर पर चोट है। तो आप एक चीज समझिए, वो दोनों बच जाते हैं, उनके सिर पर चोट होती है, और ये सारी चीजें, और ये कोई रात का हादसा नहीं है, दिन में 2:45 से 3 के आसपास का घटना है। और जहां कहीं कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहां ये हादसा नहीं होता। उस जगह से वो आता है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो उस रोड पर है। तो आप इससे एक चीज समझ सकते हैं। तो एक तो ये कि जिस तरीके से हुआ उसको देखने वाला है, गाड़ी की स्थिति देखने वाली है, पुल की देखने वाली है, और सारी चीजें ये देखने वाली है कि वो जहां जाके टकराई है, वो जगह आप देखिए पुल की, उस जगह वो डिवाइडर नहीं है, असल में वो एक पूरा मेन रोड का वो हिस्सा है, और उससे जाकर के वो स्पेशली जाके टकराती है, उस जगह स्पेशली जाके टकराती है, और साइरस मिस्त्री की मौत हो जाती है। गाड़ी में पीछे कहीं कोई चोट नहीं है, जो गाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं है, गाड़ी आगे के साइड ही टूटी है। तो इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। अब इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं कि क्या है और क्या हुआ और क्या नहीं। इस पर जो है, जहां पर डेथ हुई है वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, ये हम सब देख ही रहे हैं। इसके अलावा इसमें जिस मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं प्रदीप धोदी, उन्होंने जो कहा उनकी जांच करने के बाद में, उसमें कहा कि दोनों के सिर्फ फ्रंट सीट से जा टकराए हैं शायद, और इसके कारण ये चोट आई है। जब उनके वो खुल गए बैलून, तो फिर उसमें कैसे टकरा सकती है? पहली बात, एयरबैग उनका कहना है शायद ये सीट बेल्ट नहीं बांधे थे इसलिए। लेकिन जब सीट बेल्ट नहीं बांधे होंगे तो मेरे एक मित्र हैं, उनकी मर्सिडीज की एजेंसी है और सारी चीजें काम है, और उसके मिस्त्री और उन सबसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि यदि सीट बेल्ट नहीं बंधा है तो उस स्थिति में वो खुलेगा ही नहीं, और खुला है इसका मतलब है सीट बेल्ट बंधी हुई थी। तो ये नहीं कह सकते कि सीट बेल्ट नहीं बंधी थी। और बैठे यात्रियों के कार्टेन एयरबैग खुले हैं, इसका मतलब है सीट बेल्ट बंधी थी। देर से खुले हैं या पहले खुले हैं, इसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और इसके बाद में जिस तरीके की स्थितियां हैं वो संदेह पैदा करती है। इतनी भयावह स्थिति होती है तो एक्सपर्ट जो कहते हैं उसके मुताबिक भी जो है वो बहुत सारे शंकाएं पैदा करती है। इसमें वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका भी यही मानना है कि उसमें जो पीछे की सीट के जो बैलून थे वो खुले हैं, लेकिन शायद देर से खुले हैं क्योंकि शायद उसमें सीट बेल्ट नहीं बांधे हो। ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई है, वो कहीं ले जाने पे नहीं हुई है, तो इसका मतलब है वहीं पे डेथ हुई है। सारी चीजें बातें सामने आ रही जो उसको लेकर के
सारी चीजें जो बताते हैं, बाला साहेब पाटिल हैं जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं पालघर के, तो वो जैसे बताते हैं उसके बाद में शक और गहरा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जब हम इसकी तफ्तीश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो एक चीज और सामने आती है कि जो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उन पर दबाव था, जिस तरह की स्थितियां थी, उससे ये लगता है कि कहीं कोई एक घटना जानबूझ के तो नहीं की गई। और जानबूझ के की गई घटना का एक छोटा सा उदाहरण ये दिखाई देता है और इसको हमें समझने की जरूरत है। एक उनकी कंपनी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी बहुत अच्छा चल रही थी और उस कंस्ट्रक्शन की कंपनी को कहीं ना कहीं जो है बेचने की दबाव पड़ रहा था, कहीं वो करने का पड़ रहा था। और जब से वो टाटा समूह से वो बाहर हुए थे, उसके बाद में उनकी कई कंपनियों को, उनका परिवार जो है बड़ा वैसे माना जाता है और उस स्थिति में माना जाता है कि उनका परिवार कहीं डरने वाला नहीं था। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो है उस डर के जैसी स्थिति आई, क्या दबाव था, क्या सारी चीजें हैं, इन सबको लेके एक गुत्थी है। तो उद्योगपति की जो गाड़ी सामने से टकराई है, जब सामने से टकराई है तो साथ जिस तरीके से जाके जैसे भेड़ी गई हो वैसी स्थिति है। तो इसमें कोई बिल्कुल खेल सा साफ साफ नजर आता है। और इसके बाद में जो उनके ऊपर कुछ कंपनियों के बेचने का लगातार दबाव पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हो सकता है। और इसके बाद में उनकी जो सिक्योरिटी होती थी वो कहीं नहीं दिखती है। तो साहब सिक्योरिटी नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही मामला दिखता है जैसे कॉफी कैफे डे के मालिक सिद्धार्थ की मौत हुई थी और उनकी मौत के बाद वो गायब हो गए थे, फिर बताया गया आत्महत्या कर ली और सब कुछ है। और वो दामाद थे किसके? कांग्रेस पार्टी के, वहां कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे SM कृष्णा उनके। और फिर क्या होता है, उसकी जांच शुरू होती है, सब कुछ होता है और जैसे SM कृष्णा तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जांच आकर के इसी पे ठहरती कि नहीं वो आत्महत्या थी, उसमें और कुछ नहीं था। तो कमोबेश इस खेल को समझने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे विषय पर कि राहुल गांधी ने कल नरेंद्र मोदी को बुरी तरह घेरा और घेरने का नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की पूरी ट्रोल टीम और सेना घबरा गई। उन्हें सारे मुद्दों पे घेरा, उन्हें जो अदानी अंबानी की दलाली और सारी चीजों से लेकर के सारी चीजें उन्होंने बेनकाब कर दी। और जिस तरह से बेनकाब की तो बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई से लेके क्यों है, क्या है, सबके कारण बताए, सारी चीजें सामने लेके आए। और पिछले, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, 1.5 दशक में पहली रैली थी जो सिर्फ मुद्दे को लेके थी, चुनाव को लेके नहीं थी। और उसमें पूरी तरीके से जब घिर गए सारी चीजें तो उनके उसको लेके ट्रोल करने लगे। और ट्रोल ही नहीं किया, आज के यदि आप अखबार देखेंगे तो अमर उजाला छोड़ के बाकी अखबारों में जो लीड है और बनाई गई है उसको आपको मैं बताता हूं। आप देखिए, यह स्थिति है। हिंदुस्तान अखबार ने लीड बनाई, मदरसों में मनमानी भर्ती नहीं कर सकेंगे, और राहुल गांधी वाले को 3 कॉलम छोटा सा लिया है। तो यह हिंदुस्तान है। इसके बाद में दूसरे अखबार की बात कर लें आप, चलिए द हिंदू की बात कर लेते हैं। द हिंदू जैसा अखबार भी कहीं आपको राहुल गांधी पहले पेज पे नजर नहीं आ रहे। आइए आपको भास्कर दिखा देते हैं। भास्कर ये वही अखबार है जिसने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की पूरी मुहिम में हिस्सेदारी निभाई थी। 16,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट था। ये दैनिक भास्कर है, पहले पेज पे कहीं नहीं है। इन्होंने जो दूसरा पेज बनाया है पहला, उसमें है जाके, जो 3 नंबर पेज है वास्तव में, उसमें ये रैली। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाए और दूसरे अखबार दिखा देते हैं। इसी तरह आप यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, ये स्थिति है। तो इसी तरीके से सारे उनमें दबाने की कोशिश की गई और कुछ में तो ये स्थिति है। आप देखिए कि अब नवभारत टाइम्स को देख लीजिए, उसमें भी बिल्कुल उसमें ले आते हैं नीचे। हालांकि इन्होंने फिर भी एक प्लेसमेंट सही दिया है जिसे कहेंगे। इसके बाद आप आइए, यदि आप दूसरे ट्रिब्यून की बात कर लीजिए, ट्रिब्यून में भी कहीं आपको नजर आ रहा हो तो आप बताइए। इसके बाद कहां तीसरे फोल्ड पे लेके आते हैं जो माना जाता है पत्रकारिता में सबसे कम पढ़ा जाता है, स्टेट्समैन में आप बताइए कहीं दिख रहा हो, बिल्कुल नीचे ये है। और इससे ऊपर इससे बड़ी रैली जो है गुलाम नबी आजाद की 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम में है।
और राहुल गांधी की 1, 2, 3, 4 कॉलम में है। तो आप ये समझिए कि इस तरह की स्थितियां हैं और इनसे आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी अखबारों के जरिए किस तरीके से खेल किए जाते हैं और कैसे वो करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आप आ जाइए, आज राहुल गांधी, पता था उन्हें, क्या शेड्यूल था कि आज राहुल गांधी गुजरात में जाके हमला बोलेंगे और आज उन्होंने परिवर्तन रैली वहां पर की है और उसमें तमाम अपने वायदे और तमाम सारी चीजें गिनाई। तो इसको समझने की जरूरत है। आज उन्होंने वहां पर जो है कहा है कि हम किस तरीके से गुजरात में और किस तरीके से हम जनता के साथ सदैव खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। वो पहले गए कहा गांधी जी के साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम में उन्होंने बापू को नमन करके, उनको माल्यार्पण करके, वहां पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करके शुरुआत करी। उसके बाद में राहुल गांधी ने परिवर्तन रैली करी। परिवर्तन रैली में उन्होंने यही कहा कि हम मुद्दों पे बात करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो 27 साल से गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ सख्त कानून लेकर के आएंगे और भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने संकल्प लिए कि हम क्या क्या वहां की जनता को देंगे, क्योंकि वो मार सह रही है। सरकार बनने के बाद गुजरात की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? पहले मैंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेगी 3 लाख रुपए का, पहला काम। दूसरा काम, आपको याद होगा कोविड आया था, याद है? भूल गए? याद है ना? आपको मालूम है गुजरात में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 लाख लोग, 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। आपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने देखा होगा, अस्पताल के सामने आपने लोगों को देखा होगा। क्या बीजेपी की सरकार ने कॉम्पनसेशन दिया? सरदार पटेल जी की इन्होंने मूर्ति बनाई। अगर आज सरदार पटेल जी जिंदा होते और आप उनसे पूछते, सरदार पटेल जी गुजरात में 3 लाख लोग कोविड के शिकार हुए, क्या उनको कॉम्पनसेशन, उनके परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, हां या ना? सरदार पटेल जी क्या कहते? क्या सरदार पटेल जी कहते नहीं देना है कॉम्पनसेशन? सवाल नहीं उठता। तो जो सरदार पटेल जी कहते वो कांग्रेस पार्टी करेगी, 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर व्यक्ति को देगी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। हजारों स्कूलों को बीजेपी की सरकार ने बंद किया है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई हुई है, हजारों स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो हम 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा देंगे। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी, और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। पूरा का पूरा फोकस हम गुजरात के युवाओं को रोजगार देने में लगा देंगे और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। बेरोजगारी
और उस पर है, तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करने के लिए 10 लाख नौकरियां देंगे और जिसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो 50% का जो वायदा था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, उसको लेकर के करेंगे। और जिन्हें रोजगार नहीं दे पाएंगे और वो योग्य होंगे युवाओं को, उनको 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा गैस का सिलेंडर जैसे कांग्रेस के शासन में 410 रुपए का हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1100 का है, तो उसे हम 500 रुपया में स्थापित करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो साहब ये है। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी कई वायदे किए और उन्होंने कहा किस तरीके से हम बाकी चीजों को मिटाएंगे जो लोगों में असमानता आ गई है। इसके लिए हम एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से मजबूत करेंगे, छोटे मध्यम उद्योगों को, व्यापार को हम बढ़ावा देंगे और उसके लिए काम करेंगे। और 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और उनके जरिए बच्चों को एक श्रेष्ठ शिक्षा देंगे, ना कि ज्ञानहीन बनाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है। उन्होंने कहा कोरोना के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और भारत सरकार ने देने से मना कर दिया कि हम कोरोना के दौरान जो पीड़ित परिवार हैं उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। और इसके अलावा जो भी जरूरत है जनता के साथ जब जब जरूरत हुई है हम खड़े हुए हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी जात के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, हम सबको बराबर हक देंगे, क्योंकि कांग्रेस सभी के दुखों में सबके साथ खड़ी है, वो किसी के साथ दूरी नहीं बनाती। हम सरदार पटेल के साथ हैं क्योंकि सरदार पटेल हमारे थे, वो जीवित रहते भी कांग्रेसी थे और मरते वक्त भी कांग्रेसी थे, तो उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये किया। तो हम उनके साथ हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और उस विचारधारा की बात करेंगे। हम जीएसटी के कारण जिस तरीके से नुकसान हुआ है किसानों का, मजदूरों का, स्मॉल स्केल और मीडियम बिजनेस का, हम उनको कैसे संबल देंगे, उसके लिए हम काम करेंगे और उसके लिए हमने वो किया है। क्या गुजरात की सरकार छोटे मध्यम वर्ग की मदद करती है? नहीं करती। क्या गुजरात की सरकार छोटे और मध्यम व्यवसायियों की मदद करती है? नहीं करती। लेकिन हम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बड़ों की मदद करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। हम गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए करेंगे, उनके लिए करेंगे जो देश बनाते हैं। हम बड़े उद्योगपतियों से कहेंगे आप कमाइए और हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मदद कीजिए, उनके लिए आप अधिक से अधिक टैक्स दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। तो हम इसके लिए करेंगे। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां पर आंदोलन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती, जबकि गांधी का प्रदेश है जहां गांधी कहते थे आंदोलन हमारा हक है। तो आप सोचिए उस प्रदेश को आप क्या कहेंगे। तो यह स्थिति है। जहां यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र उस राज्य से खत्म हो रहा है जो राज्य गांधी का है, पटेल का है। तो गुजरात के लोगों को सबको हम देंगे। और गुजरात में जो ड्रग का पूरा एक डिपो बन चुका है, मुंद्रा पोर्ट में लगातार मिल रही है, उसको लेके सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हम इसके लिए सख्ती बरतेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अब परिवर्तन की राह पर चलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दूध पर 5 रुपए लीटर की सब्सिडी भी देंगे और इस तरह से करके हम आम जन के लिए खड़े होंगे, आम जन की लड़ाई लड़ेंगे। तो देश में लड़ाई राजनीतिक पार्टियों के बीच होती है, संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रहती हैं, एक तरीके से वो एम्पायर का काम करती हैं। मगर आज क्या हो रहा है, आज सब भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं बना दी गई हैं और जब यह बना दी गई हो तो चिंता करनी पड़ती। तो अब कांग्रेस इन सब की सीधी लड़ाई लड़ने जा रही है और उसके लिए लड़ेगी। तो राहुल गांधी ने इसके साथ में बहुत सारी बातें कही, नरेंद्र मोदी समेत सबके बारे में बताया और गांधी, नेहरू, पटेल इन सब का जो योगदान था, गुजरात को बनाने में योगदान था, उस पर भी चर्चा की। इसके साथ जरूरत इसकी है कि सच को पहचानिए, उस झूठ को मत बढ़ाइए जो ये परोसते हैं। छोटी सी यदि बोलने में कोई गलती हो जाए, उस गलती को किस तरीके से करते हैं और जबकि हम सुधार लें उस गलती, जब गलती नहीं भी करते हैं तब ये गलती बनाते हैं। तो उस झूठ से गुजरात भी वाकिफ है, दिल्ली भी वाकिफ है, देश भी वाकिफ है, दुनिया भी वाकिफ है। तो भाजपा की बुनियाद, नरेंद्र मोदी की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है और कांग्रेस सच्चाई से लड़ती आई है, लड़ेगी और जनता के लिए खड़े होगी। यहां से राहुल गांधी ने बात खत्म की।
तो इसी के साथ मैं भी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि सच को पहचानिए और सच के साथ खड़े होइए, लड़िए, तभी आप और आपका परिवार सब कोई सुरक्षित होगा, भविष्य सुरक्षित होगा, नहीं तो बर्बादी तय है।